थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने लास्ट टाइम बात किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और वहाँ तक हम इक्वेशन भी कैलकुलेट कर चुके। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की वेरिफिकेशन करने वाले हैं। क्या न्यूटन्स ने जो लॉ बनाया कूलिंग्स के बारे में, क्या वो लॉ हमारा परफेक्ट बैठता है? इस सारी बातें को हम लोग आज यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कल की क्लास में आप निकाल चुके थे dq/dt इक्वल टू -k इंटू T2 - T1, और इसी को जब हमने सॉल्व किया था तो हमको यहाँ तक मिला था कि log T2 - T1 इंटू -k-t प्लस c। जब हम इसको इंटीग्रेट किए थे तो हमको ये वैल्यू मिला था नेचुरल लॉग्स को लेते हुए। k डैश के लिए हमने क्या माना था? k/ms माना था, और T2 इक्वल टू T1 प्लस c e पावर -k-t। यहाँ पे ये वाला t आपका क्या है? टाइम पीरियड। ये t को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? T2 - T1 इक्वल टू c e पावर -k-t। ये बातें कल हम निकाल चुके। हम इसलिए यहाँ पे लिखना चाहे क्योंकि आपको एक बार ये रिवीजन हो जाए और आपको याद भी आ जाए कि हमने जो कल पढ़ के रखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में, वो यहाँ पे एक बार याद ताजा हो जाए। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग पे हम किस तरह से इसको वेरिफिकेशन करते हैं उसको भी समझने की बारी आती है। क्या किए हम? एक कंटेनर लिए, कंटेनर पे यहाँ पे वाटर को रखिए। किसको रख दिए? वाटर को रख दिए, और इस वाटर पे हमने क्या डाल दिया? एक थर्मामीटर डाल दिया। थर्मामीटर डाला तो ये थर्मामीटर के द्वारा जो हीट को, टेम्परेचर को रीड किया गया, उस टेम्परेचर को हमने क्या मान लिया? T2 मान लिया। अब इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है? आपका नॉर्मली सराउंडिंग है, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, और रूम टेम्परेचर को हम क्या मान लिए? T1 मान लिए। क्लियर? यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कैलोरीमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कैलोरीमीटर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ का टेम्परेचर आपका कांस्टेंट बना रहे, समय के साथ में वेरी ना करे। नहीं तो अगर हम नॉर्मली कैलोरीमीटर ना लें तो यहाँ पे हमारा समय के साथ में आपका T2 क्या होगा? बदल सकता है। इसलिए हमारा ये T2 एक समान फिक्स बना रहे बोल के हम नॉर्मली कैलोरीमीटर का यूज करते हैं, और यहाँ से जो टेम्परेचर रीडिंग हुआ उसको क्या मान लिए? T2 मान लिए। सराउंडिंग का टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर को मान लिए T1। अब क्या करते हैं? मान के चलिए कि फर्स्ट टाइम पे हमने 2 सेकेंड का फैसला लिया, 2 सेकेंड का टाइम ऑफ इंटरवल लिए। टाइम ऑफ इंटरवल 2 सेकेंड का लिए तो T2 में क्या रीड आया, क्या वैल्यू रीड आया, उसको हम यहाँ पे रीड कर लिए। दूसरी चीज, जो T2 का वैल्यू आया उसको T1 से T1 का वैल्यू को माइनस कर दिए, जो वैल्यू आया उसको भी यहाँ पे क्या कर दिए? पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या है? जो दोनों का वैल्यू आया उस हिसाब से हम लोगारिथम टेबल को भी क्या करें? देख लिए, और उस लोगारिथम टेबल का वैल्यू को भी यहाँ पे रख दिए। फिर 2 सेकेंड और बाद, यानी कि 4 सेकेंड में हमने फिर रीड किया, T2 और T1 का वैल्यू को देखा। T2 का जो वैल्यू यहाँ पे पुट किए, दोनों का डिफरेंस क्या है? लॉग का वैल्यू को इस तरह से क्या कर दिए? पुट करते गए, और हमको इस तरह से क्या मिल गया? एक टेबल मिल गया। अब इस टेबल के आधार पे हमको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। समझिएगा पॉइंट? ग्राफ प्लॉट करना है। हमने क्या लिया? एक और टाइम और एक और T2 - T1 के वेरिएशन पे ये ग्राफ को प्लॉट किया। तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट किए तो हमको क्या दिखाई दिया? एक कर्व दिखाई दिया। इस तरह से हमारा कर्व बना ये ग्राफ में। किसके बीच का? टाइम और T2 - T1 के बीच में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमको इस तरह से पॉइंट मिली, जो किसको शो किया? ग्राफ को शो किया। समझिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि हमने कहां से उठाया था ये पॉइंट को? T2 - T1 इक्वल टू c e पावर -k' इंटू t के फॉर्म पे उठाया था, और ये वाला टर्म, ये टर्म आपका क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है, और एक्सपोनेंशियल का
जो भी ग्राफ बनती है वो क्या होती है, कर्व में बनती है। तो यहां भी हमारा क्या होता है, ग्राफ कर्व में बना। तो न्यूटन्स ने जो ये इक्वेशन निकाला था वो इक्वेशन क्या होती है, 100% ट्रू हो जाती है, क्योंकि ये हमारा एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल का जो कर्व होती है वो क्या होता है, आपका कर्व ही होता है। और ये ग्राफ भी हमको क्या मिला, कर्व मिला। दूसरा हमने लिया लॉग के बेस में, log t2 - t1, और इधर क्या लिया, टाइम के बेस पे लिया। तो ये पूरा टर्म को हमने क्या मान के रखा, ये पूरा टर्म आपका y है। तो y = k'(t+c)। जब हम इस तरह का ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं लोगारिथम को लेके, तो उसमें हमको क्या मिलना चाहिए, स्लोप मिलना चाहिए, जो कि न्यूटन्स के द्वारा बनाया गया जो फॉर्मूला है उसमें भी हमको क्या मिला, कर्व मिला। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, दो वेरिफिकेशन हमारे सामने हो जाता है। अब इसकी हम कुछ घटनाएं आपको बताते हैं जो हम लोग का डेली लाइफ में क्या होता है, घटती है। जैसे कि मान के चलिए घर में आपकी मम्मी बर्फ जमाना चाहे, फ्रिज में पानी को रख के क्या करते हैं हम लोग, उसको ठंडा करके बर्फ बनाना चाहे, तो क्या करते हैं, बर्फ को जल्दी बनाने के लिए उसमें हम जो पानी रख रहे होंगे उस पानी को क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं। थोड़ा सा गर्म करते हैं, इसका क्या मतलब कि उसमें जितना हमारा गर्म होगा उतना ज़्यादा जल्दी क्या होगा, वो ठंडा भी होगा, और इस वजह से वो जल्दी क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। बात समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज, मान के चलिए कि आपने वहां पे आइसक्रीम को रखा फ्रिज के अंदर पे, और आइसक्रीम ठंडा होने की वजह से क्या होने लगा, पिघलने लगा। अब हम उसको क्या करना है, उसको फिर से सॉलिड बनाना है, जमाना है। तो जब हम उसको नॉर्मली फ्रिज में रख देते हैं तो आप देखते हैं कि वो हमारा बर्फ नहीं बन पाती। क्यों बर्फ नहीं बन पाती, क्योंकि जितना आपका वहां पे टेम्परेचर है आपका आइसक्रीम का, उतना ही टेम्परेचर कौन दे रहा है, आपका फ्रिज के अंदर से ये कर रहा है, निकल रहा है। तो दोनों की टेम्परेचर सेम होने की वजह से आपका टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। अब उसको हमको ठंडा करने के लिए क्या करना होगा, फ्रिज के अंदर का जो कूलिंग है उसको बढ़ाना होगा। आपका जो आइसक्रीम का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर से फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर को हमको बढ़ाना होगा, तभी वहां का टेम्परेचर आपकी आइसक्रीम की ओर ट्रांसफर होगी, और इधर ट्रांसफर होने से फिर क्या हो जाएगा, आपका आइसक्रीम जमने लगेगा। अगर इस तरह का केस हम नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि जब वो पिघला हुआ आइसक्रीम 10 घंटा 20 घंटा बीत जाए तब भी वो आपका सॉलिड नहीं बन पाता। ये हमारी डेली लाइफ में कुछ यूजेस आती हैं, जो कहाँ से निकल के आती है, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से निकल के आती है। इस तरह से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को क्या कर देते हैं, वेरीफाइड कर देते हैं, और ये 100% क्या हो जाता है, हमारा फिक्स बैठ जाता है कि इसी के आधार पे हमारा क्या होता है, जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसी इक्वेशन को फॉलो करता है। तो ये थी आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का वेरिफिकेशन। इसका आगे हम और थोड़ी सी एक अगला टॉपिक की बात करेंगे जो हमने पढ़ के रखा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उसको हम जानेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है क्या वो इक्वली होती है सभी वेवलेंथ के लिए, या सब वेवलेंथ के लिए अलग अलग होती है। इस टॉपिक पे भी हम बात करते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक है, समझते हैं कि किस तरह से हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। चलिए देखेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये किस तरह से हमारा ब्लैक बॉडी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको समझेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर हीट देते हैं, तो पार्टिकुलर हीट देते हैं तो वहां से बहुत सारी वेवलेंथ क्या हो रही हो, निकल रहे होंगे। यहाँ पे मेरा बात को पकड़ने का कोशिश करेंगे कि जब हम ब्लैक बॉडी रेड को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, वहां से हमारा क्या होती है, एनर्जी इमिट होती है। जब हम कोई एक फिक्स एनर्जी देते हैं तो वहां से बहुत सारे
फ्रीक्वेंसी यानी कि वेवलेंथ निकल रहे होंगे, लेकिन उस वेवलेंथ में उस टेम्परेचर पर कोई एक पार्टिकुलर का आपका एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि बाकी वेवलेंथ की एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान के चलिए कि हमने फर्स्ट टाइम पे 1100 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अब 1100 का केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि इस डायरेक्शन पे आपका बहुत सारी लैम्डा निकल रही है, बहुत सारी लैम्डा निकल रही है, सब जगह से क्या निकल रही है, लैम्डा निकल रही है। लेकिन क्या हुआ, केवल यहाँ का जो आपका एनर्जी इमिट हो रहा है इस पॉइंट पे, केवल इस पॉइंट का आपका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, जबकि बाकी जगह का जो एनर्जी निकल रहा है, सभी जगह से एनर्जी निकल रही है, लेकिन इस केवल एक ही पार्टिकुलर का एनर्जी आपका क्या है, मैक्सिमम है इस टेम्परेचर पे, और बाकी जगह का क्या है, कम है। और थोड़ा सा आगे समझ लीजिए, अब हम इस टेम्परेचर को क्या कर दें, बढ़ा दें, तब भी आपका बहुत सारी वहां से वेवलेंथ निकल रहे होंगे। लेकिन उस केस में क्या देखें, जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तब इससे जस्ट पीछे वाला जो आपका वेवलेंथ था उसका एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यहां तक चल गया, जबकि इसका फिर क्या हो गया, घट गया, और इधर का भी क्या है, घटा हुआ है। आगे टेम्परेचर बढ़ाएं 1450 केल्विन किए, तब क्या हुआ, फिर से इसका पीछे वाला का जो आपका पार्टिकल्स था, यानी कि जो वेवलेंथ था, उसका मैक्सिमम एनर्जी निकलने लगा, जबकि इसका एनर्जी यहाँ पे घट गया। और जब हम इस टेम्परेचर को और बढ़ाए तो इसका पीछे वाला का मैक्सिमम वेवलेंथ निकलने लगा। तो आप यहाँ पे क्या देखें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम एनर्जी निकालते निकालते किधर हो रहा है, पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है। मतलब इसका वेवलेंथ क्या होते जा रहा है, शॉर्टर होते जा रहा है, घटते जा रहा है। ये शो किया इस टेम्परेचर पे, और यही खूबी होती है आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। बात पकड़ में आया होगा यहाँ पे। चलिए देखिए, इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया, एट एनी गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इमिटेड इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि जब हम कोई एक प्रकार का फिक्स एनर्जी देते हैं वहां पे, तो वहां से जो एनर्जी इमिटेड होती है वो आपका क्या होता है, यूनिफॉर्मली नहीं होता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे नहीं होती है, कोई एक पार्टिकुलर प्लेस पे क्या होती है, उसका मैक्सिमम एनर्जी होता है, मैक्सिमम होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, एनर्जी एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर लैम्डा इज मैक्सिमम। यही तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी को एसोसिएट कर रहा है वो लैम्डा क्या होता है, पार्टिकुलर होता है। मतलब कोई एक लैम्डा क्या होता है, आपका मैक्सिमम एनर्जी को छूता है, जबकि अदर लैम्डा में मैक्सिमम एनर्जी नहीं पहुंच पाती है। बात समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो लैम्डा एम यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या किए, इंक्रीज किए, वैसे वैसे इसका वेवलेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम होते तो गया, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या होते गया, छोटा होते गया, पीछे की ओर शिफ्ट होते गया। और यही सारी बातें किसमें होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे होता है। इस बात को आप गौर से समझिएगा कि 1100 केल्विन टेम्परेचर पे यहां से पूरी जगह से लैम्डा निकल रही है, लेकिन इस टेम्परेचर में केवल एक ही पार्टिकुलर लैम्डा को मैक्सिमम एनर्जी मिल पा रहा है। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक दुकान है, मान के चलिए, उस दुकान पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनी हुई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस दुकान पे सारी मिठाई का खूब बिक्री होती हो। कोई वहां पे उस दुकान का समोसा को पसंद करता हो तो मतलब वहां का समोसा ज्यादा बिकता हो। मिठाइयाँ तो सब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन वहां पे केवल आपका समोसा क्या हुआ, ज्यादा बिका। उसी तरह से इस टेम्परेचर पे सभी जगह क्या है, आपका वेवलेंथ है, लेकिन कोई एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को मैक्सिमम एनर्जी मिला इस टेम्परेचर पे। उसी तरह से दूसरा दुकान पे चले जाइए, उस दुकान पे समोसा को ना बिक के ज्यादा, वहां पे दूसरा मिठाई आपका ज्यादा बिकता हो,
लेकिन वो क्या हुआ, दुकान बदलना पड़ा। इस तरह से हमने क्या बदला, यहाँ पे टेम्परेचर बदला। तो यहाँ पे इस वेवलेंथ को मैक्सिमम एनर्जी नहीं मिला, जबकि दूसरा वेवलेंथ को क्या मिला, मैक्सिमम एनर्जी मिला। उसी तरह से क्या देखे, हम टेम्परेचर बढ़ाते गए तो मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम एनर्जी बढ़ते गया, और मैक्सिमम एनर्जी बढ़ते गया तो इसका शॉर्टर वेवलेंथ भी क्या होते गया, घटते गया, यानी कि इधर शिफ्ट होते गया। ये कैरेक्टर्स होती है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, आप याद रखेंगे। और यही चीज को जब हम स्टेफन्स लॉ कल पढ़ चुके थे उसमें लागू करके देखे तो क्या कहता है, ये एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट एनर्जी। यहाँ पे जो हम लोग का कर्व बना, ये देख रहे हैं आप कर्व, ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट किया, आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट किया। और ये एनर्जी किस तरह से हुआ, हम जानते हैं E फॉर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T पावर 4, यानी कि टेम्परेचर का पावर 4 टाइम्स। और इस तरह से हमने कल एक इक्वेशन पढ़ के रखा था, और इसको हम जानते हैं स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ के नाम से। तो ये था आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलिए इसी में से एक अगला टॉपिक की बात करते हैं। ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे हम इसको देख रहे हैं, जिसका नाम है आपका विंग्स लॉ। ये विंग्स लॉ ने क्या कहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिटेड लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि जैसे जैसे क्या करेंगे आप टेम्परेचर को घटाएंगे, क्या करेंगे टेम्परेचर को घटाएंगे तो लैम्डा एम आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये बोला ये इन्होंने। अगर लैम्डा एम को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को क्या करेंगे हम लोग, घटाना पड़ेगा। ये यही बात इन्होंने कहा, और यही चीज हमारा हो रहा है। देखिए टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, घटाए हैं, तो आपको घटाने से क्या मिला, बड़ा वेवलेंथ। टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, इधर छोटा होते जा रहा है। ये देखिए सबसे छोटा इसका वेवलेंथ, सबसे बड़ा इसका वेवलेंथ, सबसे कम टेम्परेचर सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे बड़ा टेम्परेचर सबसे छोटा वेवलेंथ। यही बातें आपका विंग्स ने कहा। तो यहां पे हम जानते हैं लैम्डा एम इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, कांस्टेंट डाल, ये कांस्टेंट आपका क्या हो गया, बी। बी क्या कहलाता है, विंग्स कांस्टेंट। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, लैम्डा एम इक्वल टू डी बाई टी मिलता है। और यहाँ पे विंग्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.898 इंटू 10 पावर -3 मीटर केल्विन, ये वैल्यू होता है। और ये भी इससे परफेक्ट मैच कर जाता है, किसका लो, विंग्स का लो। बात समझ में आया होगा। जितना टेम्परेचर कम उतना ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ, एनर्जी नहीं वेवलेंथ मैक्सिमम। जितना मैक्सिमम ये टेम्परेचर उतना कम आपका वेवलेंथ, यहां भी दिखाई देता है। क्लियर। चलिए थोड़ी सी और हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं, उसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या समझते हैं। ग्रीन हाउस, ग्रीन का मतलब हरा, हाउस का मतलब घर, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। ये कहां से शुरू हुई और कहां तक गई, इसको हम थोड़ा समझते हैं। Global warming and greenhouse effect. Earth, the third planet from the sun, the only planet having a vast diversity of life forms. While other planets of our solar system are either scorching hot or bitterly cold, Earth has a relatively stable temperatures. What is that which is making Earth different? What exactly is making Earth such a favorable place to live on? It is the Earth's atmosphere, which is a thin blanket of air surrounding the Earth from all sides. This air is a mixture of many different gases. Just like an umbrella which protects us from sun and rain, this thin layer of air protects Earth from the harmful radiations from the sun. But this stable temperature is rising every passing year. Oceans are getting warmer. Significant shift in the climate is seen. Glaciers are melting.
Why is all this happening? What should be done to stop all this? We'll find the answer to all these questions through this session. Earth is constantly bombarded with enormous amount of radiations from the sun, which we receive in the form of light and heat energy. These radiations, in the form of visible, ultraviolet and infrared, have to first pass the Earth's atmosphere before reaching the surface. The ozone layer, which is present in the Earth's atmosphere, blocks some amount of harmful ultraviolet rays from reaching the surface. Of the remaining rays reaching the surface, part of it is absorbed by the Earth, and some, especially the infrared waves, are reflected back into the space. But some gases in the atmosphere traps this heat radiation and re-emits it to the surface, which leads to heating up of the environment. This exchange of incoming and outgoing radiation that warms the Earth is referred as the greenhouse effect. And the gases involved in this are called greenhouse gases, which mainly includes carbon dioxide, methane, water vapor, chlorofluorocarbons, etc. Friends, but are you not wondering why it is called greenhouse effect? Is it something to do with the greenhouse? If you said yes, you're thinking in the right way. A greenhouse is a glass building in which plants that require protection from cold weather are kept. The glass cover helps to trap all the heat energy and keeps the inside environment warm. Now consider our planet Earth. The atmosphere acts as the glass and traps the heat. The greenhouse effect is essential in order to keep our planet warm. In the absence of this effect, the temperature of the Earth's surface would have been -20 to -40 degrees Celsius. But too much of something is bad, right? If the plants in the greenhouse receives excess heat, it would burn. And if we consider planet Earth, over the last 2 centuries, human activities have changed the Earth's atmosphere in a dramatic way. The amount of greenhouse gases have increased and are still increasing. They trap too much heat. And this excessive greenhouse effect results in global warming, which is an increase in the Earth's average temperature. Consequences of global warming are enormous. Its effects are not limited to one country, but it would affect the entire planet. Knowing the fact that global warming exists and human-made carbon dioxide emissions have caused it. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 11.8। ये पहले क्वेश्चन को समझिए। ए पैन फिल्ड विथ हॉट फूड। एक हमारे पास में पैन है जिसमें हम क्या कर दिए, उसको गर्म खाना से भर दिए। कूल फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। आप उसको हम क्या करना शुरू किए, 94 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करना शुरू किए इन 2 मिनट्स। कितना में, 2 मिनट्स में। फिर रूम टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा रूम टेम्परेचर कितना हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो तब। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल 71 केल्विन टू 69 केल्विन। यानी कि 71 केल्विन से 69 केल्विन टेम्परेचर आने पे वो कितना समय लेगा, ये बोल रहा है। तो चलिए ये केस 1 में क्या है हमारा 94 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। इस समय हमारा जो टाइम था कितना, T1 यानी कि 2 मिनट्स। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान से देखिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। केस 2 में देखिए टेम्परेचर कहाँ पे था, 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमको टाइम टू इतना डिग्री आने में कितना समय लगेगा, वो हमको क्या करना है,
फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा इधर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग dq by dt इक्वल टू माइनस के इंटू T2 माइनस T1, ये हम जानते हैं। T2 आपका बॉडी टेम्परेचर, T1 सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये बात भी हम जानते हैं। चलिए केस 1 के लिए क्या करें, फॉर T2 वी टेक एवरेज ऑफ T2 का वैल्यू को पाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों का एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा टेम्परेचर हमारा फॉल हो रहा है। यहाँ पे ये बताया गया 94 से 86 टेम्परेचर गिर रहा है, तो कितना एक्चुअल में गिरा, इसलिए हम इसका एवरेज वैल्यू करते हैं, यानी कि 94 प्लस 86 बाई 2 हमको क्या मिल जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस वैल्यू मिल जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, dq by dt इक्वल टू माइनस के इंटू टोटल वैल्यू हमको क्या मिला 90, dt यानी कि टाइम आपका 2 मिनट्स था, तो dq इक्वल टू हम ये भी जानते हैं ms डेल्टा t, m आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, s स्पेसिफिक हीट और डेल्टा t चेंजिंग टेम्परेचर। यहां से डेल्टा t को बाहर किए तो क्या मिला हमको, dq by ms, डेल्टा t यानी कि 94 माइनस 86 घटा दिए हमको क्या मिल गया 8। इस तरह से dq by ms का वैल्यू हमको 8 मिलता है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये ms का टर्म को भी आपको नहीं देखना है, ms का टर्म को नहीं देखना है, सिर्फ ये समझिए dq by dt इक्वल टू माइनस के इंटू T2 माइनस T1, ये हम जानते हैं ये फॉर्मूला। अब इधर हमने ms लगाया तो इधर भी क्या लगा दिए ms, दोनों आपका इक्वल हो गया दोनों साइड से। तब ये पार्ट को देखिए आप, dq by dt के जगह में क्या था आपका केवल 8, dq by dt क्या था आपका 8, dq by ms क्या था आपका 8, dq by ms ये दोनों के लिए हमने क्या डाला 8 और ये dt के लिए हमने डाला 2 मिनट्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8/2 इक्वल टू माइनस के बाई ms के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, k बाई ms के लिए k डैश, ये दोनों को डिवाइड कर दिए, T2 आपका 90, ये देखिए हम निकाल दिए थे, और T1 आपका 20, यानी कि 90 माइनस 20 क्या हो गया 70, इसको काट दिए तो हमको k डैश का वैल्यू क्या मिल गया 2/35 मिल गया। अब इसी का टाइम का रेशियो जो हमको यहाँ पे लगा था टाइम और इसमें लगने वाला टाइम, दोनों का रेशियो यानी कि T1 बाई T2 इक्वल टू माइनस k डैश इंटू, अब ये दोनों का वैल्यू क्या आया था हमको 70, केस 2 के लिए 70 माइनस फिर रूम टेम्परेचर में घटाएंगे 20, तो क्या मिलेगा T1 का वैल्यू आपका 2 मिनट्स बाई T2 निकालना था, इक्वल टू k डैश का वैल्यू 2/35 हमने डाला, 70 माइनस 20 50 हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसल, क्या मिला आपको T2 इक्वल टू मिला 35/50 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड, इसलिए हम यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 का टेबल 7 टाइम में 35, आपका क्या बचा 7 इंटू 6 42 सेकेंड, यानी कि आपका 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस आने में आपको 42 सेकेंड का समय लगेगी। तो ये चीज बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि कितना समय में कितना डिग्री हमारा राइज हो सकता है, कितना डिग्री से कितना डिग्री कितना समय में फॉल हो सकता है। तो ये था हमारा लास्ट क्लास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अब ये क्लास अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है, और हम आशा भी करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया भी होगा। यहाँ तक हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि बिना प्रैक्टिस का कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएं, इससे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटर हो जाएगी। तो चलिए आज की ये फिजिक्स क्लास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं। केस वन में क्या था हमारा
94 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। इस समय हमारा जो टाइम था कितना, T1 यानी कि 2 मिनट्स, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान से देखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस। केस 2 में देखिए टेम्परेचर कहाँ पे था, 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमको टाइम टू इतना डिग्री आने में कितना समय लगेगा वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा इधर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग dq by dt इक्वल टू -k इंटू T2 - T1, ये हम जानते हैं। T2 आपका बॉडी टेम्परेचर, T1 सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये बात भी हम जानते हैं। चलिए केस 1 के लिए क्या करें, फॉर T2 वी टेक एवरेज ऑफ, T2 का वैल्यू को पाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों का एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा टेम्परेचर हमारा फॉल हो रहा है। यहाँ पे ये बताया गया 94 से 86 टेम्परेचर गिर रहा है, तो कितना एक्चुअल में गिरा, इसलिए हम इसका एवरेज वैल्यू करते हैं, यानी कि 94 प्लस 86 बाई 2 हमको क्या मिल जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस वैल्यू मिल जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, dq by dt इक्वल टू -k इंटू टोटल वैल्यू हमको क्या मिला 90, dt यानी कि टाइम आपका 2 मिनट्स था, तो dq इक्वल टू हम ये भी जानते हैं ms डेल्टा t, m आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, s स्पेसिफिक हीट और डेल्टा t चेंजिंग टेम्परेचर। यहां से डेल्टा t को बाहर किए तो क्या मिला हमको, dq by ms, डेल्टा t यानी कि 94 माइनस 86 घटा दिए हमको क्या मिल गया 8। इस तरह से dq by ms का वैल्यू हमको 8 मिलता है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये ms का टर्म को भी आपको नहीं देखना है, ms का टर्म को नहीं देखना है, सिर्फ ये समझिए dq by dt इक्वल टू -k इंटू T2 - T1, ये हम जानते हैं ये फॉर्मूला। अब इधर हमने ms लगाया तो इधर भी क्या लगा दिए ms, दोनों आपका इक्वल हो गया दोनों साइड से। तब ये पार्ट को देखिए आप, dq by dt के जगह में क्या था आपका केवल 8, dq by dt क्या था आपका 8, dq by ms क्या था आपका 8, dq by ms ये दोनों के लिए हमने क्या डाला 8 और ये dt के लिए हमने डाला 2 मिनट्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8/2 इक्वल टू -k by ms के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, k by ms के लिए k डैश, ये दोनों को डिवाइड कर दिए, T2 आपका 90, ये देखिए हम निकाल दिए थे, और T1 आपका 20, यानी कि 90 माइनस 20 क्या हो गया 70, इसको काट दिए तो हमको k डैश का वैल्यू क्या मिल गया 2/35 मिल गया। अब इसी का टाइम का रेशियो जो हमको यहाँ पे लगा था टाइम और इसमें लगने वाला टाइम, दोनों का रेशियो यानी कि T1/T2 इक्वल टू -k डैश इंटू, अब ये दोनों का वैल्यू क्या आया था हमको 70, केस 2 के लिए 70 माइनस फिर रूम टेम्परेचर में घटाएंगे 20, तो क्या मिलेगा T1 का वैल्यू आपका 2 मिनट्स बाई T2 निकालना था, इक्वल टू k डैश का वैल्यू 2/35 हमने डाला, 70 माइनस 20 50 हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसल, क्या मिला आपको T2 इक्वल टू मिला 35/50 इंटू 60, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड, इसलिए हम यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 का टेबल 7 टाइम 35, आपका क्या बचा 7 इंटू 6 42 सेकेंड, यानी कि आपका 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस आने में आपको 42 सेकेंड का समय लगेगी। तो ये चीज बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि कितना समय में कितना डिग्री हमारा राइज हो सकता है, कितना डिग्री से कितना डिग्री कितना समय में फॉल हो सकता है। तो ये था हमारा लास्ट क्लास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अब ये क्लास अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है, और हम आशा भी करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया भी होगा। यहाँ तक हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि बिना प्रैक्टिस का
कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएं, इससे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगी। तो चलिए आज की ये फिजिक्स क्लास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं।